हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 19 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर और कौन सी स्कीम के अंदर, सौभाग्य स्कीम के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौभाग्य स्कीम के बारे में, फिर ही हम जो है वो आगे का प्रोसेस जारी करेंगे। और ये स्कीम लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2017 के अंदर, याद रखना है। और इसका मेन मकसद था कि हर घर तक जो है वो बिजली पहुंचानी है, खास करके वो एरिया जो कि बहुत ही गरीब है या रूरल है, वहां तक जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है। तो सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर जो है सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, तो ये स्टेट है हमारे पास राजस्थान। पहला स्थान जो है वो किसका है, राजस्थान का। तो यहां पे आप देख सकते हैं राजस्थान ने टॉप किया सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर सौभाग्य स्कीम में। और सौभाग्य स्कीम जो है वो अक्टूबर 2017 में लॉन्च की थी। इसका मतलब जो है वो क्या है, वो है प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना। प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना। और इसके लिए ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए जो है वो निश्चित भी किए गए थे कि हमने हर घर तक जो है बिजली पहुंचानी है। और राजस्थान जो है वो मैक्सिमाइज करता है उन घरों तक जहां पे सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया। मतलब जहां पे आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा नहीं सकते, तो वहां पे सोलर सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंचाई जाती है। तो सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत जो है वो टोटल 2 करोड़ या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 3 करोड़ जो है वो हाउस होल्ड जो है इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए हैं मार्च 2021 तक। इसमें 4.16 लाख जो है वो सोलर बेस्ड सिस्टम के थ्रू किए गए। मतलब वहां तक इलेक्ट्रिसिटी जो है पहुंचानी फिजिबल नहीं है या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वहां पे सोलर बेस्ड सिस्टम जो है वो चलाया गया। तो सौभाग्य स्कीम के अंदर जो है वो बहुत से घर जो है वो राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए। ये राजस्थान की उपलब्धता है जो उसने हासिल की है। और इसमें दूसरा स्थान दोस्तों आप याद रख सकते हैं, अगर आपने रखना है, छत्तीसगढ़ को जो है वो इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है और चौथा स्थान जो है वो असम को मिला है। लेकिन अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये रैंकिंग आपने जरूर याद रखनी है। तो मेन मकसद इस सौभाग्य स्कीम का यही था कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड की जा सके हर घर तक, खास करके जो रूरल हैं या जो गरीब घर हैं अर्बन एरियाज में, उन तक बिजली जो है पहुंचाई जा सके। और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से स्टार्ट की गई थी। और मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है हमारे पास, राजकुमार सिंह, RK सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आरा। आरा कहां पे है दोस्तों, बिहार के अंदर। लेकिन राजस्थान के बारे में याद रखें, चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है यहाँ पे कलराज मिश्रा। और आपने यहाँ पे नेशनल पार्क याद रखने हैं, आपको मिलेगा यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का। यहीं पे आपको मिलेगा रणथंभौर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का। इसी के साथ केवलादेव गना नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, और साथ ही मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान में। और एक आपको रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा दोस्तों राजस्थान के अंदर। ये रिसेंट डिक्लेयर किया हुआ टाइगर रिजर्व है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको अवार्ड दिया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। और ये आंसर है हमारे पास जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं ICICI बैंक के। तो देखो इसमें आपको पहचानना होगा कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है ICICI बैंक के, ये हैं संदीप बख्शी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, D होगा। तो इनको अवार्ड दिया गया है बैंकर ऑफ द ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से। तो ये उनका रोल बहुत ही अच्छा ICICI बैंक को आगे लेके जाने के लिए, या ICICI बैंक को एक बेहतरीन बैंक बनाने के लिए। खास करके प्राइवेट सेक्टर में दो ही बैंक है जो अच्छी तरह से गिने जाते हैं, एक HDFC और एक ICICI। तो इस उपलब्धि को हासिल करवाने में बहुत बड़ा रोल रहा है संदीप बख्शी जी का। तो इनके 3.5 साल, 3.5 ईयर जो है वो पूरे हो चुके हैं एज ए MD और CEO। तो बहुत बड़ी उपलब्धता है कि इसको आगे वो लेके गए। और ये सिर्फ उन बैंक्स में से चुने जाते हैं, खास करके उन्हीं बैंक्स को इसमें आंका जाता है या उन्हीं MD और CEO को आंका जाता है जिनके बैंक्स की जो एसेट साइज है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है, 50,000 करोड़ या उससे ज्यादा है। और उनका प्रॉफिट जो है वो पिछले 3 साल के अंदर जो है वो 10% से ज्यादा हुआ है। तो उन्हीं बैंक्स को इसमें आंका जाता है। तो उन्हीं बैंक्स के जो मेन MD और CEO होते हैं उनको इसमें रैंक किया जाता है और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से दिया जाता है। लेकिन बाकी जो दो आप 3 नाम यहाँ पे देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे V प्रवीण राव देख रहे हो, इनको रिसेंटली डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दिया गया 2017 से लेके 19 के लिए। तो ये याद रखना है, ये 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड था।
रुपेश गोयल, इनको यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है, यंग जियोस्पेटियल साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया। किशोर कुमार यादव, इनको मिला है वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सारे के सारे आप याद रखोगे। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेट ने संत रविदास स्वरोजगार योजना जो है वो स्टार्ट की है? नाम से पता लग रहा है स्वरोजगार का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है ताकि उनको हम पैसा दे सकें। जो भी लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं या जो आप कह सकते हो अलग कास्ट से आते हैं, उनको एक कुछ अमाउंट देके उनका बिजनेस स्टार्ट करवा सकें और साथ में वो आगे अपने लाइवलीहुड या अपनी इनकम को बढ़ा सकें। और ये सरकार है हमारे पास मध्य प्रदेश की, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अलग अलग वेलफेयर स्कीम जो है वो रविदास जयंती के ऊपर जो है वो लॉन्च की है मध्य प्रदेश के लिए। तो इस स्कीम के अंदर जो संत रविदास स्वरोजगार योजना है, इसके अंदर 25 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें लोन के जो किस्त होगी वो उस बंदे को ही फिल करनी पड़ेगी या उस बंदे को ही देनी पड़ेगी जिसने लोन जो है वो अवेल किया है। लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसमें से 5% इंटरेस्ट जो है वो कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पे करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। मान लो 10% इंटरेस्ट है तो 5% जो है वो सरकार आपकी मदद करेगी, इंटरेस्ट सरकार पे करेगी। और साथ ही साथ सरकार कहती कि हम आपके लिए दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना जो ऑलरेडी चल रही है उसको और बढ़ाएंगे, मतलब उसको और डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कम रुपए में या 5 रुपए में 10 रुपए में आपको या फ्री में आपको जो है वो खाना मिल जाता है तीनों टाइम का। तो वो इसमें जो है वो और एक्सपेंड किया जाएगा। इससे हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो कमी है वो जरूर जो है वो दूर कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम शेड्यूल कास्ट के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हम कुछ ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल कास्ट यूथ को। मतलब वो अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, तो वो इस पैसे से किया जा सकता है। और अप टू ₹2 करोड़ जो है वो इस शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक स्कीम और चलाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे ताकि कोई लो कॉस्ट जो इक्विपमेंट्स है उनको खरीदा जा सके और वो कोई छोटा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो ये भी इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी चीजें जो हैं वो उस वर्ग के लिए हैं जो कि बहुत गरीब है, या आप कह सकते हो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए है, ताकि वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है वो बिजनेस कोई सेटअप किया जा सके। तो ये रविदास जयंती के मौके पे मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और याद रखना है गुरु रविदास 15th और 16th सेंचुरी के बीच में अगर आप देखोगे एक बहुत ही फेमस भक्ति सेंट रह चुके हैं। उन्होंने रविदासिया रिलीजन की शुरुआत की थी। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर तो हैं ही हैं, साथ में स्पिरिचुअल गुरु भी रह चुके हैं। और उन्होंने सोशल जो डिवीजन है कास्ट के बेसिस पे जो बनाई हुई है उसको खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है, लड़कियों को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान है और यूनिटी को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, गवर्नर जो है वो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप फॉरेस्ट एरिया देखोगे तो यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो वन बिहार नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको सतपुरा नेशनल पार्क मिल जाएगा, शिवपुरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है, पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच नेशनल पार्क, यहीं पे आपको कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, यहीं पे फॉसिल नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो मैं आपको नाम ले चुका हूं, ये सारे के सारे आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है इंडिया के बाहर जो यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगी? क्योंकि शहर बहुत से हैं जो यूपीआई को चला रहे हैं, जैसे दुबई में यूपीआई स्टार्ट किया गया लेकिन पूरी कंट्री में नहीं अभी तक स्टार्ट किया गया। तो ऐसी पहली कंट्री जो इंडिया के बाहर यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगी और वो कंट्री है नेपाल। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो नेपाल पूरे वर्ल्ड में ऐसी पहली कंट्री बन गई इंडिया से बाहर जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो अडॉप्ट करेगी, जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हो ये सर्विसेज नेपाल में कौन प्रोवाइड करेगा? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल प्रोवाइड करेगा। ये दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही इंटरनेशनल आर्म है जो अलग अलग कंट्रीज में या एनपीसीआई की जो चीजें हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्थापित करने में इनका रोल जो है वो निभाएगा। तो ये कोलैबोरेशन कर रहा है साथ में गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ और मनम इन्फोटेक के साथ। अब क्यों टाई अप किया जा रहा है?
क्योंकि जो ये आप देख सकते हो गेटवे पेमेंट सर्विस, ये ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम है कौन सी कंट्री का, नेपाल का। जैसे हमारा एनपीसीआई है वैसे ही वहां का गेटवे पेमेंट सर्विस है। और ये पूरी जगह पे जो ये यूपीआई कोड्स वगैरह लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, मनम इन्फोटेक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा नेपाल के अंदर। इसलिए ये टाई अप जो है वो साथ में किया गया है। और नेपाल के बारे में याद रखना है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शेर बहादुर दूबा हैं, और यहाँ की करेंसी नेपलीस रूपी है, और कैपिटल जो है वो कौन सी है, काठमांडू। सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। इससे साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास का। एक सिंपल क्वेश्चन है, बैंकिंग के स्टूडेंट खास तौर से याद रखेंगे। एडिडास जो कि एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है, तो उनकी जो टीम है उन्होंने पॉइंट किया इंडिया की बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है मनिका बत्रा, इनको पॉइंट कर दिया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर किसका, एडिडास का। तो इनका मेन काम होगा कि वुमेन को एम्पावर करना है, कि वो अपनी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं उसको पूरा कर सकें, और साथ ही साथ वो अपनी जो स्थिति है उससे बाहर निकल के जो है अपने आप को बूस्ट करके स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है वो कुछ आगे कर सकती हैं, जैसे कि मनिका बत्रा ने किया। तो एक प्रतिमा ऐसी जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, खास करके औरतों के लिए एक मोटिवेशन जरूर है। और मनिका बत्रा ऐसी पहली इंडियन वुमेन है, याद रखना है, ऐसी पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था टेबल टेनिस के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मनिका बत्रा देख सकते हैं, तो एडिडास का इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप यहाँ पे और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज के नाम देख रहे हो, जैसे अमिताभ बच्चन महानायक आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर एमवे इंडिया का। किसका, एमवे इंडिया का। मोहम्मद सिराज बहुत ही फेमस प्लेयर, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया माई 11 सर्कल, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है माई 11 सर्कल, जिसमें आप 11 बंदों की एक टीम चुनते हो, तो उसी के नाम से ये नाम रखा गया। राहुल द्रविड़ जो इंडियन हेड कोच हैं हमारे टीम के, ये एक बच्चों का फुटवियर ब्रांड है, शूज का ब्रांड है जिसका नाम है प्लेटो, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये एक बुक का नाम है कि अगला पेंडेमिक जो है वो होने से किस तरह से रोक सकते हैं। ये बुक किसने लिखी है, और ये है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर जिनका नाम है बिल गेट्स, उन्होंने इस बुक को लिखा है कि अगला पेंडेमिक जो है वो किस तरह से हम रोक सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है वो अभी पब्लिश नहीं हुई, ये मई 2022 में पब्लिश होगी, और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंटरनेशनल जो है वो इसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा। तो आप देख सकते हो बिल गेट्स की नई बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये रिलीज की जाएगी मई के अंदर। और इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया है कि कौन से स्टेप्स जो है हमें उठाने होंगे ताकि फ्यूचर में हम इस तरह के पेंडेमिक से रोक सकें, और किस तरह से अपने हेल्थ सिस्टम को हमने अच्छा करना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि हर बंदा हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छे से एंजॉय कर सके और बेहतर जीवन जो है वो जी सके। और बुक में ये भी बताया गया है कि हमने अलग अलग जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनसे बातचीत की है, और उनसे बातचीत करके क्या निष्कर्ष निकला है वो इस बुक के अंदर खास करके बताया गया। जैसे कि पब्लिक हेल्थ लीडर्स हैं एंथनी फॉकी। ये एंथनी फॉकी कौन है, ये दोस्तों चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मतलब जो बाइडन के। टेड्रोस आपको पता ही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। तो इनके साथ बातचीत करके ये बताया गया इस बुक के अंदर कि क्या हमें और करना होगा, किस तरह से हम जो है वो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जो अभी हमने लेसन सीखे हैं उसको हमने उसमें जो है लागू करना है, और किस तरह से हम पेंडेमिक से इन लेसन्स को सीख के उसमें लगा के हम बच सकते हैं, और किस तरह की नई इनोवेशंस हमें करनी होंगी ताकि जो जाने हैं उनको बचाया जा सके, और किस तरह के नए टूल्स जो हैं वो हमें डेवलप करने होंगे खास करके बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें इस बुक के अंदर खास तौर से बताई हुई हैं। और बिल गेट्स ऐसे नहीं कि पहले बुक इन्होंने, ये उनकी पहली बुक है, इससे पहले कोई बुक नहीं लिखी, इससे पहले वो लिख चुके हैं। जैसे हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, ये वो लिख चुके हैं। ऐसी एक लिखी है इन्होंने शोइंग अप फॉर लाइफ। नेक्स्ट है बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, ये बुक भी उन्होंने लिखी है। द रोड अहेड, ये भी बुक जो है वो बिल गेट्स की तरफ से लिखी गई है। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल गेट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी नाम देख रहे हो, जैसे दलाई लामा का देख रहे हो, बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल लीडर हैं, तिब्बत से बिलोंग करते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये इन्होंने लिखी थी। रजनीश कुमार बहुत ही फेमस बैंकर, एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ये बुक इन्होंने के द्वारा लिखी गई। जेरी राव, इन्होंने इकोनॉमिस्ट गांधी बुक का नाम जो है वो दिया, इकोनॉमिस्ट गांधी, मतलब किस तरह से महात्मा गांधी का रोल है पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर, क्या रेलेवेंस है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है।
तो सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन कर दिया गया है। फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो स्थापित कर दी गई है। कौन सी स्टेट में उसको स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र में दोस्तों। आंसर होगा ए। तो जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है। और साथ ही साथ ये पूरे इंडिया की पहली वाटर टैक्सी बन गई है, जो कि कहां से चलेगी? मुंबई से चलेगी, नवी मुंबई तक जो है वो जाएगी, या नवी मुंबई से मुंबई तक आएगी। और यहाँ पे आप एक नाम देख रहे हो, बेलापुर जेट्टी लिखा हुआ है। तो ये बेलापुर जेट्टी का उद्घाटन जो है वो उद्धव ठाकरे जी ने किया, और इसी से जो है वो टैक्सी सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई, और ये मुंबई से नवी मुंबई तक जाएगी। और इसको बनाने में टोटल 8.37 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो सरकार की तरफ से किया गया, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस जो है मुंबई से नवी मुंबई तक जाएगी, ताकि जल्दी से पहुंचा जा सके। और उद्धव ठाकरे जी ने बेलापुर जेट्टी का भी उद्घाटन किया। इवन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि और कई वाटर टैक्सीज की शुरुआत करने वाले हैं। इसका मतलब और कई जेट्टीज का निर्माण जो है वो करना पड़ेगा मुंबई हार्बर के आसपास, ताकि आना जाना या सामान को लेके जाना जो है वो आसान हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, सर्बानंद सोनोवाल जी ने स्पेशली ये कहा है कि जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं सब में इस तरह की टैक्सी सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और फिशरी डेवलपमेंट के लिए हम कई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और पोर्ट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कई प्रोजेक्ट कोस्टल स्टेट्स के साथ मिलकर जो वो स्टार्ट होंगे। और इवन ये फर्स्ट वाटर टैक्सी भी इंडिया में स्टार्ट हुई मुंबई के अंदर। और सबसे पहले अगर आप देखोगे, रेलवे भी जो है वो इंडिया में महाराष्ट्र मतलब मुंबई से लेकर थाने तक की स्टार्ट की गई थी, लेकिन वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे 1853 में स्टार्ट की गई थी, और वो 34 किलोमीटर की लाइन जो है वो डाली गई थी। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में जान लें। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह किशोरी हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने ई स्टैप के साथ टाई अप किया है ताकि पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। ई स्टैप जो है वो एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड करने वाला एक कंपनी है। लाइक आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ सेल, जो आप जब किसी किराना स्टोर पे जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो वहां पे एक मशीन देखते हो जिसमें आप कार्ड डाल लेते हो। कई बार जो है वो आप स्कैन कर लेते हो यूपीआई कोड, कई बार जो है वो आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हो, तो उनके थ्रू आप पेमेंट कर देते हो। मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने की होगी एक बार तो पेमेंट। तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड करने वाला जो कंपनी है वो ई स्टैप है। अब इन्होंने एक बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि और कस्टमर्स को साथ में जोड़ा जा सके, चाहे वो करियाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी आउटलेट वाला है। तो वो इन बैंकिंग के थ्रू जो है, मतलब इस बैंक की तरफ से ये पावर्ड होगी ये मशीन, तो उन्होंने टाई अप किया ताकि और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को बढ़ाया जा सके, और रिटेल एंटरप्राइजेस चाहे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उसमें इसका यूज हो सके। और ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से पावर्ड की जाएंगी, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो इसका रेंट जो है वो लेगा। तो ये 4000 और लोकेशंस पे अभी लागू की जाएंगी, मतलब और लगाई जाएंगी, ताकि रिटेल बिजनेस को आसानी हो सके और डिजिटलाइजेशन जो है वो हो सके। तो बहुत सिंपल हो गया अब क्वेश्चन। तो जो भी बैंक मर्चेंट्स हैं, जो भी इस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, अब वो इन मशीन्स का यूज कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा मशीन्स का, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? ई स्टैप जो है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि डिजिटली पेमेंट जो है वो मिल सके और कस्टमर्स को आसानी हो सके। और जो पार्टनरशिप है वो बैंक की प्रेजेंस को जरूर मजबूत करेगी, क्योंकि मार्केट में जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के नाम से ये मशीन्स जो है वो लॉन्च की जाएंगी, लेकिन पावर्ड बाय ई स्टैप होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में याद रखें, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी एज ए बैंक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, और इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। याद रखोगे कौन है? उदय कोटक। और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। तो यार पैसे को कोई सिंपल नहीं बना सकता, पैसे एक कॉम्प्लेक्स चीज बन चुकी है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन ये बैंक कहता है कि हम पैसे को सिंपल बना देंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने एक ब्रोकर एग्रीमेंट साइन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईबिक्स के साथ, ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके? तो बहुत ही सिंपल है, फिर से क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईबिक्स जो है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एलआईसी के प्रोडक्ट्स को बेचेगा। सिंपल है। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो बी होगा। इससे पहले एलआईसी जो है वो पैसाबाजार.com के साथ भी जो है वो टाई अप कर चुका है, क्योंकि पैसाबाजार.com लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर है पूरे इंडिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। तो पैसाबाजार एलआईसी के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेगा, और एलआईसी का ये पहला एग्रीमेंट था जो ऑनलाइन बेसिस पे अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो इस एग्रीमेंट के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईबिक्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देगा जो एलआईसी ऑफर करेगा, चाहे वो लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, लेकिन अपनी डिजिटल प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईबिक्स का ये मानना है कि वो हर कस्टमर तक इंडिया में पहुंचना चाहते हैं और सबको इंश्योरेंस सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मेन मकसद यही है कि लोगों तक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो है वो पहुंचाई जा सकें। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको पता ही है कि
1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और एशिया की फर्स्ट और इंडिया की लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन होने में स्पीड जो है वो इसकी 6 माइक्रोसेकंड, मतलब इतना फास्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज चलता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, और ये एविएशन कंपनी है अलायंस एयर एविएशन। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि अलायंस एयर एविएशन जो है वो सरकार का जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चल रही है उड़े देश का आम नागरिक, उसको मजबूत करने में हेल्प करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के थ्रू या कैंपेन चला के जो हमारे पास ये कंपनी है अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ जो है टाई अप करके हम डोमेस्टिक टूरिज्म को इंक्रीज कर सके। तो होगा क्या इसमें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को प्रमोट किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसमें कुछ ऐसी जगह पे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि कम डेवलप एरियाज हैं या अंडर सर्विस्ड एयर रूट्स हैं, तो वहां पे सस्ती फ्लाइट्स चला के दो एरिया को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिरसा से लेके कहाँ तक चलेगी है, चंडीगढ़ तक। तो सिरसा इतना फेमस रूट नहीं है एयरवेज का, लेकिन चंडीगढ़ फेमस रूट है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके, जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, सिकंदराबाद, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर, यहाँ पे फोटो नहीं है यूनियन मिनिस्टर का। नेक्स्ट आते हैं, नाफेड साइंड एमओयू विद विच कंपनी फॉर सेटिंग अप ऑफ बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको स्लाइड से याद रखें। नाफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा सके, और खास करके वो जो पोस्ट प्रोसेसिंग है प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर काम किया जा सके, ताकि हम ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट कर सके। क्योंकि अगर हम बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तभी हम एक ऐसा फ्यूल जनरेट कर सकते हैं जो कि आगे जाके पेट्रोल और डीजल की क्षमता को जो है वो कम करेगा, इसकी मार्केट में एक्सेसिबिलिटी को कम करेगा, और हम इन बायोफ्यूल्स का यूज करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे, इससे एनवायरमेंट जो है वो साफ होगा। तो नफेड जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में लगी हुई है, जिसके कारण हमारा एनवायरमेंट जो है वो और भी साफ हो सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उसमें योगदान दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से ही याद रखना है। अगला है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर स्टैक बनाया है जिसका नाम है ओपन पीपीआई, ताकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को हेल्प मिल सके, उनको बेहतर बनाया जा सके। तो ये बेसिकली है क्या क्वेश्चन, कि इसके अंदर एक कंपनी ने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसकी मदद से जो डिजिटल वॉलेट्स वाली कंपनी है जो डिजिटल वॉलेट्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो डिजिटल वॉलेट्स की मदद जो है वो अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड कर सकती हैं, और इसका नाम है जस्ट पे। तो ये जस्ट पे एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनीज को ये डिजिटल वॉलेट्स वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और वो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करेंगी, ओपन पीपीआई के थ्रू प्रोवाइड करेंगी। डिजिटल वॉलेट्स म्यूचुअली कंपैटिबल होगा, और लोगों के लिए यूजर इंटरफेस जो है वो उसका बहुत ही अच्छा होगा। तो ओपन पीपीआई सोल्यूशन जो है वो इंट्रोपरेबिलिटी जो है वो बढ़ाएगा पीपीआई की, जिसका मतलब है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स की, थ्रू द यूपीआई, एंड कैन कंप्लाई विद द न्यू रूल्स यूजिंग एन एंड टू एंड सिक्योर क्लाउड सोल्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं इंट्रोपरेबिलिटी की, उसके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, उतनी ही गाइडलाइंस के थ्रू आपको ये यूपीआई की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो अलग अलग कंपनीज को ये प्रोवाइड करेगा, और लोग इन यूपीआई की सर्विसेज का यूज करके ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो रूल जो है वो स्मॉल एंड कन्वीनियंट पेमेंट सिस्टम होगा, ताकि कैश से शिफ्ट होकर हम किस में जा सकें, वॉलेट्स के थ्रू पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सके, वॉलेट्स में पैसा जो है वो रख सके। तो इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इंट्रोपरेबिलिटी, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है कि पैसे को ट्रांसफर करना है तो यूपीआई कोड या क्यूआर कोड की मदद से जो है उसको स्कैन करके अब वॉलेट्स के थ्रू ही जो है वो पेमेंट कर सकते हो। तो ये मतलब ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस है कि ये दिशा निर्देश आपने याद रखने हैं जब भी आप कोई यूपीआई क्यूआर प्लेटफॉर्म जो बनाते हो, तो इन दिशा निर्देशों को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया, और ये जस्ट पे कंपनी ने तैयार किया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन द रूरल कंस्ट्रक्शन। किस तरह से श्री निकेतन की शुरुआत हुई, किस तरह से एक यूनिवर्सिटी टाउन जो है वो स्थापित किया गया, तो उसके बारे में इस बुक के बारे में लिखा गया है, और ये बुक लिखी है उमा दास गुप्ता ने। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, रविंद्रनाथ टैगोर का आप चेहरा यहाँ पे देख सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन द रूरल कंस्ट्रक्शन। ये है वो दोस्तों जिस यूनिवर्सिटी की शुरुआत जो है वो की गई थी शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये है वो चित्र जो बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुमूल्य है, और इस बुक में स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर का काम
उन्होंने जो गांव कंस्ट्रक्ट किया जिसको श्री निकेतन के नाम से जाना गया, और ये श्री निकेतन वही जगह है जहां पे विरसा भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। विरसा भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि शांति निकेतन के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है 1922 में, और इसको यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और इस बुक में रविंद्रनाथ टैगोर के एफर्ट्स बताए हुए हैं, किस तरह से उन्होंने किसानी को इम्प्रूव कर किया है, साइंटिफिक मेथड्स बताए हैं लोगों को कल्टीवेशन के, कि अगर आप इन तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने ये खुद एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ पे एक्सपर्ट और जो भी किसान थे उनकी तरफ से कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करके और एग्रीकल्चर को बेहतर कराने के लिए ये योगदान जो है रविंद्रनाथ टैगोर का हमेशा याद रहेगा। और इस बुक में स्पेशली टैगोर की अटेम्प्ट्स बताई गई हैं कि किस तरह से उन्होंने जो निचला सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको आगे बढ़ाने में लोगों को इंस्पायर किया है, और किस तरह से रूरल सोसाइटी को सेल्फ रिलायंट बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगदान जो है वो निभाया है, और ये किसानी के थ्रू वो करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर आप यहाँ पे याद रखोगे, और बुक लिखी है उमादास गुप्ता ने। और उमादास गुप्ता जो भी बुक्स लिख चुकी हैं अभी तक, ये सारी की सारी किसी ना किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हैं, क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है एक उनकी बायोग्राफी, रविंद्रनाथ टैगोर द बायोग्राफी, ये उन्हीं के बारे में है। एक लिखी है फ्रेंडशिप ऑफ लार्जनेस एंड फ्रीडम, ये लाइक 3 फैमिलीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है, एंड्रयूज, टैगोर एंड गांधी, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी टैगोर से कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, और भी इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो टैगोर से ही रिलेटेड हैं। तो उमादास गुप्ता नाम याद रखेंगे। लेकिन बाकी जो 3 ऑथर्स आप देख रहे हो, जैसे रचना बिष्ट रावत देख रहे हो, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है 1971, कि किस तरह से गोरखास जो हमारा एक आप कह सकते हो रेजिमेंट है, तो उन्होंने किस तरह से जो है वो चार्ज लिया और किस तरह से इस वॉर को जीतने में हेल्प की इंडिया की, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी। नेक्स्ट जयंता घोषाल, इन्होंने बुक लिखी है ममता बनर्जी के ऊपर, और नाम भी उसका है ममता बियॉन्ड 2021। राहुल रवेल, इन्होंने बुक लिखी है राज कपूर के ऊपर, और नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, द मास्टर एट वर्क। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिडबी ने एक वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट में उसको लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट के लिए उसको लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है ये लॉन्च किया गया दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नाम क्या है इसका, देखो वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो वेस्ट है उसको यूज करके अलग अलग तरह की चीजें बनाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, तो वो वेल्थ बनाने में काम करेगी, मतलब आपकी इनकम बढ़ाने में काम करेगी। और ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं या चेयरमैन हैं, शिवा सुब्रमण्यम रमनन, याद रखोगे। और ये साथ ही साथ जो सिडबी का मिशन है स्वावलंबन मिशन, याद रखोगे स्वावलंबन मिशन, उसको भी आगे लेके जाता है। स्वावलंबन मिशन के तहत जो है, जो आर्टिजन्स हैं उनको सस्टेनेबल बनाना है, उनको आगे उनकी इनकम को बढ़ाना है, उनको सपोर्ट करनी है, तो उसके थ्रू भी ये जो है वो स्वावलंबन प्रोग्राम को अंदर ले लेता है। और ये स्पेशली वुमेन के लिए डिजाइन किया गया, जो कि सुंदरबन एरिया में आता है, साउथ 24 परगना के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट है एक वेस्ट बंगाल की। और इस प्रोग्राम के तहत जो भी वुमेन्स ऑर्नामेंट्स बनाएंगी या शोपीस बनाएंगी, खास करके जो फिश का जो बचा हुआ होता है स्केल उसका, उससे बनाएंगी, मतलब आप कह सकते हो फिश स्केल्टन से उसको बनाया जाएगा, तो उसको जो है वो मार्केट में बाद में बेचा जा सकता है सिडबी की मदद से। तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम के अंदर सिडबी जो है वो 50 वुमेन को बेनिफिट देगा, ताकि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें और अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन में कन्वर्ट कर सकें। और हर वुमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सिडबी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो और वुमेन को सशक्त कर सके, मतलब ये इनको ट्रेनिंग देके ये आगे और वुमेन्स को क्या कर सके, सशक्त कर सके। तो सिडबी इस तरह से जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। तो सिडबी की शुरुआत जो है वो 1990 में की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शिवा सुब्रमण्यम रमनन, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस बक्सा टाइगर रिजर्व। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो है एक मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया कह सकते हो, ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत ही लाया जाएगा, उसके अंदर ही इसको लिया जाएगा। और जो भी ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी को किसी भी पावर एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस दी गई है सरकार की तरफ से। या अपना भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यूनिट अगर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, या किसी और डेवलपर से लेना चाहते हैं वो कहीं से भी रिन्यूएबल एनर्जी को ले सकते हैं।
और जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स होंगे, अगर इनके पास कोई रिन्यूएबल एनर्जी अनकंज्यूम्ड पड़ी हुई है, मान लो इन्होंने कोई यूनिट लगा लिया तो इनके पास कोई अनकंज्यूम्ड रिन्यूएबल एनर्जी पड़ी हुई है, तो ये 30 दिन तक जो है वो अपने पास रख सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जहां से इन्होंने खरीदा है उसको वापस दे सकते हैं। ये भी सरकार ने सहायता दी है और 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो वापस लेना चाहते हैं उसको वापस भी ले सकते हैं, सरकार कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लेगी। और इसमें जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है, क्योंकि उसमें स्टेट टू स्टेट चार्जेस वेरी होते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, तो जो भी उसमें इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस होंगे वो वेव करेगी सरकार अगले 25 साल तक। अगले 25 साल तक जो है वेव कर दिए जाएंगे। मतलब आप हो हरियाणा में, खरीद रहे हो पंजाब से, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, जीरो होंगे, उसको सरकार जो है वो नहीं लगाएगी अगले 25 साल तक। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली, जो अमोनिया मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ताकि सरकार जो है वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडिया का इसमें इंप्रूव होगा और इसके लिए एक सरकार ने सिंगल पोर्टल जो है वो बनाया है ताकि इस तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए, क्लियरेंसेस लेने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इस पोर्टल पे ही सारी क्लियरेंसेस आपको मिल जाएगी। किसी भी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक लक्ष्य जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से रखा गया है। और नेशनल हाइड्रोजन मिशन आपको पता ही है कि लास्ट ईयर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, 2022 में इसको स्टार्ट किया गया है ताकि क्लाइमेट टारगेट्स को इंडिया जो है वो पूरा कर सके और क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है उसके प्रभाव को कम कर सके। और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन में कामयाब हो सके। ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आर के सिंह हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आरा बिहार के अंदर। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है कि एसबीआई एकोरैप की जो रिपोर्ट है उसने नई ग्रोथ प्रोजेक्शन की है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, क्योंकि पहले जो इन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शन की थी वो 9.3% थी, लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया, अभी क्या कर दिया 8.8% कर दिया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो एसबीआई ने जो है फाइनेंशियल ईयर 23 की भी कर दी है प्रोजेक्शन, वो कहते हैं कि 8% से ऊपर ऊपर होगी, ये हम गारंटी देते हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बार बार बदल देते हैं। तो इसलिए आपको करंटली फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 22 का 8.8% वाला याद रखना है। और रिसेंटली जो आरबीआई है उसने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए प्रेडिक्ट किया है, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया है 7.8%, तो उससे भी ज्यादा जो है वो एसबीआई प्रेडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल ट्रेड 2021 में बढ़ा है, 25% जो है वो बढ़ गया है। अगर आप देखोगे ये मतलब रिकॉर्ड हाई है, 28.5 ट्रिलियन डॉलर जो है ये जो है वो टोटल ट्रेड हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है। तो अगर आप 2020 के कंपैरेटिव देखोगे तो ये 25% राइज हुआ है, लेकिन अगर आप प्री कोविड 19 टाइम पीरियड पे देखोगे, मतलब 2019 के मुकाबले देखोगे, तो ये 13% जो है वो राइज हुआ है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ट्रेड मिला के इतना ज्यादा बड़ा है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है और इसकी सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिनस्पैन। याद रखोगे ये, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर अपॉइंट की गई थी, रेबेका ग्रिनस्पैन, नाम याद रखना। ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेपाल बिकम्स फर्स्ट फॉरेन कंट्री जिसमें यूपीआई इंडिया का यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री सेस जो है वो क्रूड पाम ऑयल के ऊपर कम कर दिया, 7.5% से 5% कर दिया है। टैक्स ऑन टैक्स हम इसको बेसिकली कहते हैं। और इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा कंपनीज हैं वो इसकी लग सकती हैं, एडिबल ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनको बेनिफिट इसमें मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगी। और साथ ही कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है उसको भी चेक किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, मार्च 2026 तक चलेगी। पहले ये खत्म होने वाली थी लेकिन 5 साल बढ़ा दिया है। ज़्यादातर स्कीम सब 5 साल जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है कि इसको और आगे लेके जाया जाए। और इसमें अब ऑलमोस्ट 3200 करोड़ रुपीज जो है वो सरकार और खर्च करेगी। तो ये क्या है कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जितना भी स्टैटिस्टिकल डाटा होता है हमारे पास, जितना भी डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जनरेट होती हैं, मेंटेन होती हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके थ्रू जो है वो सरकार इसमें और डाटा लेके आने में और डाटा मेंटेन करने में पैसा जो है वो खर्च करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन किसके अंडर आती है? राव इंद्रजीत सिंह जी के पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुरुग्राम हरियाणा। आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उस कोऑपरेटिव बैंक का नाम है मानथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र से बिलोंग करता है।
और इसके जितने भी ऑपरेशन है वो 16 फरवरी से खत्म हो जाएंगे ताकि डिपॉजिटर्स को उनका पैसा जो है वापस मिल सके। इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उसका टेस्ट किया है। ये C2C मिसाइल का रिसेंटली वेरिएंट जो है वो टेस्ट किया गया है, जो हमारा INS विशाखापट्टनम है, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया एक वॉरशिप है, तो उसके ऊपर इसको टेस्ट किया गया है। और ये C2C वेरिएंट जो है वो टेस्ट किया है और अब हर तरह से हम ब्रह्मोस को यूज़ कर सकते हैं। सरफेस टू सरफेस कर सकते हो, एयर टू सरफेस कर सकते हो, इवन एयर टू एयर, क्योंकि हमने सुखोई से भी इसको जो है वो लॉन्च करके देख लिया। और ब्रह्मोस बहुत ही फेमस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है ये, क्योंकि हाइपरसोनिक की स्पीड और भी ज़्यादा होती है, ये सुपरसोनिक है। और ये इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। और इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो आर हरि कुमार हैं, आर हरि कुमार। SBI ने प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 8.8%। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था कि M चिदम्बरम चेट्टियार ने कौन से बैंक को जो है वो बनाया है। तो डेट थी 10 फरवरी, ईयर था 1937 और स्थापना की इंडियन ओवरसीज बैंक की। और इसका मेन मकसद था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको हम इंप्रूव कर सकें, क्योंकि हम ब्रिटिशर इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए खोला गया था। और इसके करंटली CEO जो हैं वो पार्था प्रीतम सेन गुप्ता हैं, पार्था प्रीतम सेन गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चेन्नई है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद, याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सा बैंक लाला लाजपत राय जी ने बनाया था? बहुत ही फेमस, आपको पता है, फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी, रेवोल्यूशनरी कह सकते हो। और भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी ये लोग हैं ये सब लाला लाजपत राय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने एक बैंक स्टार्ट किया था, उस बैंक का आपने नाम बताना है और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन सारे बच्चों ने यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें, कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और इस बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन मिल सके। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सहयोग देते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। और इस वीडियो को देखने के लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।